सभी को नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 7। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6 में अपन ने देखा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पे तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए अपन ने कोलराउस के नियम और उससे प्राप्त जो आरेख है उसको भी अपन ने पढ़ा, साथ में ओनसेगर समीकरण पढ़ा। आज इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। देखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हैं। एक है स्वतंत्र अभिगमन का नियम, जिसके द्वारा अपन ज्ञात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तन्नुता पर मोलर चालकता, और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है इसमें स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इसको देखिए अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको किस तरह से समझेंगे। पिछले वीडियो में ही अपन ने देखा कि जब विलयन बहुत ज़्यादा सांद्र रहता है तो उस विलयन में उपस्थित आयन एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और विद्युत धारा का जब अपन गमन करेंगे तो जब ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे तो जो इनके मध्य आकर्षण बल है वो इनकी गति में बाधा पहुंचाता है और चालकत्व का मान कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अपन तन्नुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अनंत तन्नुता पर आयनों के मध्य जो आकर्षण बल है वो शून्य हो जाता है। आयनों के मध्य आकर्षण बल वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और आयनों का पूर्णतः विलायकन हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है। जब आयनों के मध्य आकर्षण बल शून्य हो गया तो वो एक दूसरे की गति में बाधा नहीं पहुंचाएंगे और उन आयनों की चालकत्व के मान पर दूसरे आयन का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। मतलब अब वो क्या करने लग गए, स्वतंत्र होके अभिगमन करने लग गए, बिल्कुल फ्री होके, उन पर किसी दूसरे आयन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्लियर है कि भाई अनंत तन्नुता पे क्या हुआ। अब देखिए ये नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तन्नुता पर किसी आयन के चालकत्व का मान सिर्फ उसी आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी स्वयं की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, किसी दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता जिससे वह जुड़ा हुआ है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, KCl और KNO3 के दो विद्युत अपघट्य के विलयन लिए और दोनों की स्थिति अपन क्या कर लेते हैं, अनंत तन्नुता वाली ले लेते हैं। तो KCl के लिए लैम्डा m का मान, किसके लिए, KCl के लिए, अनंत तन्नुता पर लैम्डा m का मान क्या होगा, लैम्डा m अनंत प्लस लैम्डा m अनंत किसका, K प्लस का, और लैम्डा m Cl माइनस अनंत। KCl की अनंत तन्नुता पे जो मोलर चालकता है वो K प्लस और Cl माइनस इन दो आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होगा। वैसे ही KNO3 देखो आप, लैम्डा m अनंत KNO3
बराबर लैम्डा एम अनंत के प्लस लैम्डा एम अनंत NO3 माइनस। KNO3 का जो विलयन है उसकी अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान जितने भी K प्लस आयन हैं उनकी मोलर चालकताओं और जितने भी NO3 माइनस हैं उनकी मोलर चालकताओं को जोड़ दें तो KNO3 है उसकी अनंत तनुता पे मोलर चालकता की गणना हो जाती है। अब इन दोनों की जो अनंत तनुता पे मोलर चालकताएं हैं उसमें देखिएगा, इसमें भी K प्लस है, इसमें भी K प्लस है, लेकिन KCl में Cl माइनस है और KNO3 में NO3 माइनस है। तो इन दोनों में देखिए क्या है, चूंकि अनंत तनुता पर किसी भी आयन की चालकत्व के मान पर दूसरे आयन के चालकत्व का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, तो KCl में K प्लस की जितनी मोलर चालकता है उतनी ही KNO3 में K प्लस आयन की मोलर चालकता है। मतलब इस K प्लस की मोलर चालकता यहाँ भी उतनी है जितनी KNO3 में है, ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों विलयनों में जो अंतर आएगा मोलर चालकताओं में वो सिर्फ किसके कारण आ रहा है, Cl माइनस और NO3 माइनस आयन के चालकताओं के कारण ये अंतर आता है। और देखिए जैसे अपन देखें LiCl LiNO3 ये अपन देख रहे हैं, यहां पर जो इन दोनों की मोलर चालकताओं में अंतर आएगा वो भी किसके कारण आएगा, Cl माइनस और NO3 माइनस के कारण आएगा, क्योंकि Li प्लस और Li प्लस अनंत तनुता पे दोनों एक जैसी चालकताएं देंगे, दूसरे आयन पर निर्भर नहीं कर रहा। तो इन दोनों विलयनों की अनंत तनुता पे मोलर चालकताओं में जो अंतर आएगा किसमें, LiCl में और LiNO3 में, वो उतना ही होगा जितना KCl और KNO3 की मोलर चालकताओं में अंतर है। क्योंकि इन दोनों की मोलर चालकताओं में अंतर किस कारण आया, Cl माइनस और NO3 माइनस के कारण, और यहां पर भी अंतर किस कारण आया, Cl माइनस और NO3 माइनस आयनों के कारण। तो अंतर तो समान ही आएगा, इन दोनों विलयनों की मोलर चालकताओं में जो अंतर है वही अंतर यहां पर प्राप्त होगा। अंतर समान है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि विलयन चाहे कैसा भी हो, दूसरे प्रकार के आयन चाहे कैसे भी हो, किसी आयन की अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता है वो प्रत्येक विलयन में एक जैसी आ रही है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। फिर आपको दोहरा दूं कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तनुता पर किसी आयन की मोलर चालकता का मान, चालकत्व का मान या मोलर चालकता का मान सिर्फ उस आयन की स्वयं की प्रकृति पर निर्भर करता है, वह किस दूसरे प्रकार के आयन से जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा लवण लें AXBY, इसका विद्युत अपघटन होगा XA प्लस वाई YB माइनस X। ये विद्युत अपघटन के बाद आयन प्राप्त होंगे। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान होगा इस लवण के विलयन का वो इस तरह से होगा, लैम्डा एम अनंत कौन सा, धनायन, धनायन कितने हैं इसमें, X हैं, फिर लैम्डा एम अनंत ऋणायन, ऋणायन कितने हैं, Y हैं। ये एक सामान्य समीकरण हो गया किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए। विद्युत अपघट्य का विलयन प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। उदाहरण लें, जैसे Na2SO4 के लिए लिखना चाह रहे हैं तो लैम्डा एम अनंत Na2SO4 के लिए क्या आएगा, कितने सोडियम आयन आएंगे, इसका वियोजन होगा तो इस तरह से होगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस। तो लैम्डा एम सोडियम प्लस अनंत तनुता कितने सोडियम 2 प्लस लैम्डा एम सल्फेट के लिए देखें अनंत तनुता पर सल्फेट कितना है 1। तो इस तरह से जो सोडियम आयन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता है उसको 2 से गुणा कर दो, सल्फेट है उसकी अनंत तनुता पे मोलर चालकता उसको 1 से गुणा करके अगर जोड़ दें
तो सोडियम सल्फेट की अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये स्वतंत्र अभिगमन का नियम अपन इस तरह से मोटे मोटे तौर पे बता सकते हैं। अब इस स्वतंत्र अभिगमन के नियम की सहायता से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो आरेख है उस आरेख में बहिर्वेशन द्वारा प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अपन अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना कैसे करेंगे देखिएगा। ये स्वतंत्र अभिगमन का नियम ही चल रहा है और इसका उपयोग कैसे करते हैं वो देखिएगा आप। स्वतंत्र अभिगमन के नियम का उपयोग करते हुए क्या कर रहे हैं अपन, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखेंगे तो इसमें पहला देखिए कैसे करेंगे, मोलर चालकताओं की गणना द्वारा। मोलर चालकताओं की गणना द्वारा मोलर चालकताओं की गणनाओं के द्वारा अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना करेंगे। एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे अपने को लैम्डा एम अनंत CH3COOH एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना करनी है। देखिए कैसे करेंगे। एसिटिक एसिड है वो अनंत अनुता पर इस तरह के आयन देगा, CH3COO- और H+, एसिटेट आयन और H+ आयन देगा। तो इसकी अनंत अनुता पे मोलर चालकता क्या हो जाएगी, लैम्डा एम CH3COO- एसिटेट आयन के लिए अनंत अनुता पे प्लस लैम्डा एम H+, ये भी अनंत अनुता पे। अगर इन दोनों के मान अपने को कहीं से प्राप्त हो जाएं तो ये एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना हो जाएगी। ठीक है। अब इनके लिए कैसे प्राप्त करें, तो इनके लिए अपन कुछ ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्य लें जिनमें ये आयन उपस्थित हों। जैसे मैं एक आयन ले रहा हूं, एक प्रकार का प्रबल विद्युत अपघट्य ले रहा हूं CH3COONA, जिसके वियोजन से मिलेगा CH3COO- और Na+। एसिटेट आयन ले लिया। इसमें देखो ये आयन है कि नहीं, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयन चाहिए अपने को। इसकी अनंत अनुता पे मोलर चालकता CH3COONA क्या हो जाएगा, बराबर प्लस यह आ जाएगा। एक आयन मिल गया अपने को। दूसरा आयन विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसा लें जिसमें H+ हो, तो अपन ने ले लिया HCl, जिससे मिलेंगे H+ और Cl-। अब HCl की अनंत अनुता पे मोलर चालकता हो जाएगी लैम्डा एम अनंत H+ प्लस लैम्डा एम अनंत Cl-। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, H+ मिल गया। ठीक है। अब देखो एक प्रकार का और विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा जिसमें इस प्रकार के आयन उपस्थित हों
जो इन आयनों से अलग हो, लेकिन आपने जो प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है उसमें उपस्थित हो। अब देखो CH3CO- के अलावा कौन सा आयन है, Na+, H+ के अलावा कौन सा आयन है, Cl-। तो ऐसा विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा जिसमें Na+ और Cl- हो। जैसे NaCl ले लिया तो उससे आपको आयन मिलेंगे Na+ और Cl-। तो इनकी अनंत अनुता पे मोलर चालकता क्या हो जाएगी, λm अनंत Na+ और λm अनंत Cl-। ठीक है, तो देखिए इसको मैं समीकरण संख्या 1 दे दूं, इसको मैं समीकरण संख्या 2 दे दूं, इसको समीकरण संख्या 3 दे दूं और ये हो गया 4। आपको चाहिए ये मान, क्योंकि आयन चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य वाले विलयन में हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य वाले विलयन में हो, अगर अनंत तनुता है तो एसीटेट आयन की मोलर चालकता यहां पर भी उतनी है जितनी यहां पर है, H+ की मोलर चालकता अनंत तनुता पे यहां पे भी उतनी है जितनी यहां पर है। तो इनके मान, इन दोनों के मान इन विलयनों से प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे, आपको ये दोनों चाहिए बस, ये एक तो यहां रहा एसीटेट आयन है ना सोडियम एसीटेट वाले में, और H+ चाहिए वो यहां रहा, बाकियों को आपको हटाना है। तो देखिए समीकरण 2 में 3 को जोड़ दूं तो ये दोनों आयन इन दोनों आयनों के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन आपको घटाना क्या है, Na+ और Cl- हटाना है। तो समीकरण 4 को उसमें से घटा दूं तो देखिए क्या बचेगा, समीकरण 2 + 3 कर दूं और माइनस क्या कर दूं 4, तो CH3CO- और H+ ये जुड़ जाएंगे, और ये Na+ और Cl- है ना, ये समीकरण 4 के घटाने से ये यहां से घट जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ रहा हूं तो क्या आएगा, समीकरण 2 लिख लो, λm अनंत है राइट साइड में, CH3CO- प्लस λm अनंत सोडियम के लिए, समीकरण 2 से आ गया। उसमें क्या जोड़ रहे हैं, समीकरण 3 जोड़ दिया, क्या है राइट साइड में देखो, λm H+ अनंत और प्लस λm Cl-, ये भी अनंत। समीकरण 2 और 3 जुड़ गए, उसमें से क्या घटा रहे हैं, माइनस। समीकरण 4 घटा रहे हैं, λm सोडियम प्लस अनंत और माइनस λm Cl-, ये भी अनंत अनुता पर है। ठीक है, देखो सोडियम वाले से सोडियम वाला कट गया और Cl वाले से Cl वाला कट गया, क्या बचा, λm अनंत CH3CO- और प्लस λm अनंत H+, ये बच गया। इन दोनों का योग किसके बराबर है, ये रहा, बराबर λm अनंत CH3COOH। आ गया कि नहीं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पे मोलर चालकता का मान आ गया। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए आपको उसके जो आयन प्राप्त हो रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के, उसके आयनों वाले ही प्रबल विद्युत अपघट्य ले लेंगे और वहां से बहिर्वेशन के द्वारा उनकी मोलर चालकता की गणना कर लेंगे और उन्हीं का मान अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए उपयोग में लेते हैं। इस तरह से अपन प्राप्त कर लेते हैं मोलर चालकताओं की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना कर लेते हैं। दूसरे प्रकार से देखिए अपन कैसे करेंगे, वो है अभिगमनांकों द्वारा, ट्रांसपोर्ट नंबर के द्वारा। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ही अपन अनंत अनुता पे मोलर चालकता की गणना कर रहे हैं और वो है अभिगमनांकों के द्वारा, अभिगमनांकों के द्वारा।
ट्रांसपोर्ट नंबर के द्वारा, बाई ट्रांसपोर्ट नंबर। देखिए कैसे, सबसे पहले तो देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। धनायन के लिए मैं लिखूंगा टी प्लस और ऋणायन के लिए मैं लिखूंगा टी माइनस। टी माने ट्रांसपोर्ट नंबर और प्लस धनायन के लिए और माइनस है वो ऋणायन के लिए। जो टी प्लस होता है वो है लैम्डा एम अनंत प्लस के लिए, धनायन के लिए, बटा लैम्डा एम अनंत प्लस प्लस लैम्डा एम अनंत माइनस। ये ट्रांसपोर्ट नंबर धनायन के लिए है, जो एक अनुपात के बराबर है। अनुपात में क्या है, ऊपर है धनायन का अनंत तनुता पे मोलर चालकता और बटा धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता। धनायन ऋणायन की दोनों की अनंत तनुता पे मोलर चालकताएं जोड़ दी तो पूरे विलयन की आ गई है। तो ऊपर आ गया धनायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और नीचे कुल विलयन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया धनायन का अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर। वैसे ही ऋणायन के लिए लिख दें, ऋणायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता बटा धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकताओं का योग, जो हो जाएगा लैम्डा एम अनंत ऋणायन बटा विलयन की अनंत तनुता पे कुल मोलर चालकता। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे अपन क्या कहें, धनायन का अभिगमनांक क्या है कि कुल मोलर चालकता विद्युत अपघट्य के पूरे विलयन की कुल मोलर चालकता में वह मोलर चालकता जो धनायनों के द्वारा प्रेषित करी गई है या कुल मोलर चालकताओं का वह अंश जो धनायनों के द्वारा दर्शाया गया है उसे धनायन का अभिगमनांक कहा जाता है। किसी धनायन के द्वारा कुल मोलर चालकता में दिया गया योगदान धनायन का अभिगमनांक, कुल मोलर चालकता में ऋणायन के द्वारा दिया गया योगदान ऋणायन का अभिगमनांक हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखिए ऊपर वाले समीकरण से मैं लिख दूं लैम्डा एम अनंत धनायन क्या हो जाएगा टी प्लस गुणा लैम्डा एम अनंत। इसको मैं ऊपर ले आया तो लैम्डा एम प्लस इसके बराबर हो जाएगा। इस समीकरण से लिख सकता हूं कि नहीं मैं, ये है ना। अब देखिए लैम्डा एम ऋणायन अनंत क्या हो जाएगा, लैम्डा एम ऋणायन अनंत हो जाएगा। इसको मैं ऊपर ले आऊं टी माइनस लैम्डा एम अनंत हो जाता है कि नहीं। और किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पे मोलर चालकता की गणना कैसे करेंगे, उसके धनायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पे मोलर चालकताओं के योग के बराबर। तो कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए लैम्डा एम अनंत क्या होता है, लैम्डा एम प्लस के लिए प्लस लैम्डा एम माइनस मतलब ऋणायन के लिए, ये हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टी प्लस लैम्डा एम अनंत प्लस टी माइनस लैम्डा एम अनंत, ये समीकरण प्राप्त हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लिखूं लैम्डा एम CH3COOH की अगर बात करें, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसके लिए आ जाएगा टी अनंत H प्लस, धनायन हो गया कि नहीं, और गुणा लैम्डा एम अनंत प्लस टी CH3CO माइनस अनंत गुणा लैम्डा एम अनंत। लैम्डा एम अनंत क्या है, अनंत तनुता पे पूरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो ट्रांसपोर्ट नंबर अगर आपको पता है, किसी आयन के अभिगमनांकों के मान अगर आपको पता है, तो उन अभिगमनांकों के मानों को पूरे विलयन की अनंत तनुता पे मोलर चालकता से गुणा करके अपन उनके इस तरह के मान प्राप्त कर लेंगे और धनायन और ऋणायन के जो मान प्राप्त होंगे उनको जोड़कर
दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुतापे मोलर चालकता की गणना हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यह है अभिगमनांकों के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुतापे मोलर चालकता की गणना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बहिर्वेशन के द्वारा अपन अनंत अनुतापे मोलर चालकता की गणना नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? एक तो स्वतंत्र अभिगमन का जो नियम अपन देख रहे थे उसका उपयोग क्या था? मोलर चालकताओं की गणना के द्वारा। और दूसरा उसका अनुप्रयोग क्या है स्वतंत्र अभिगमन के नियम का? अभिगमनांकों के द्वारा। इनके द्वारा अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुतापे मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, कोलराउस के नियम का ये पहला अनुप्रयोग था, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा की गणना करना। वियोजन की मात्रा की गणना करना। अपन ने देखा कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके सांद्रताओं के सभी मानों पर वियोजन की मात्रा का मान क्या होता है? इकाई होता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा का मान हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि सांद्रता के सभी मानों पर वो पूर्णतः वियोजित रहते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा बराबर लैम्डा एम सी बटा लैम्डा एम अनंत। सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इन दोनों के मान अगर आपको पता है तो अल्फा का मान पता चल जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये लैम्डा एम अनंत, लैम्डा एम सी है, उसको तो अपन किससे प्राप्त कर लेते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा उसकी गणना अपन कर सकते हैं, सांद्रता के मापन की विधियों के द्वारा कर सकते हैं। लैम्डा एम अनंत है, उसकी गणना बहिर्वेशन के द्वारा तो कर नहीं सकते। तो लैम्डा एम अनंत की गणना अभी देखिए अपन ने करी थी स्वतंत्र अभिगमन के नियम के द्वारा, जिसमें अपन ने कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो स्वतंत्र अभिगमन के नियम की सहायता से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कर लेंगे और उसका मान यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा का मान प्राप्त हो जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा की गणना हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र अभिगमन का नियम या कोलराउस का नियम, जिसके दो अनुप्रयोग हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम और वियोजन की मात्रा की गणना करना दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल देखिए सिंपल सा है कि अगर न्यूमेरिकल की मैं चर्चा करूं, कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए तो क्या देगा कि एसिटिक अम्ल के अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए, ये वो पूछेगा। और क्या क्या मान दिए हुए होंगे आपको इसके लिए सोडियम एसीटेट के अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान दिया हुआ है। HCl के लिए अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान देंगे और NaCl के लिए भी अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान दिया जाएगा। इन तीनों के, ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, इनके अनंत तनुता पे मोलर चालकता के मान दे दिए और पूछा है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में 2 आयन हैं, एसीटेट आयन और H+, इनके लिए चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ है, सोडियम एसीटेट में है एसीटेट आयन, HCl में है H+ आयन, इनके मान आपको चाहिए। लेकिन इनके मानों के साथ में ये मान भी जुड़े हुए आ गए, तो ये आपको हटाना है। तो Na+ और Cl- कहाँ मिल जाएंगे? Na+। तो क्या करना है, सोडियम एसीटेट की जो मोलर चालकता दे रखी है उसमें आप जोड़ दो HCl की मोलर चालकता, तो 4 आयनों की मोलर चालकता आ जाएंगी, एसीटेट, सोडियम, H+ और Cl-, चारों का योग आ गया।
अब उसमें से आप NaCl की मोलर चालकता घटा दो, तो इन चारों आयनों में से 2 आयनों की मोलर चालकताएं घट गई, Na+ और Cl- आयन की मोलर चालकताएं घट गई, तो किसकी बच गई? CH3CO- और H+ की बच गई, जो इसकी मोलर चालकता के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल उसमें पूछे जाते हैं। तो ये था कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।